ये कहानी शुरू होती है एक बर्फीले जंगल में, जहां दादा नाम का एक गुलाबी बालों वाला लड़का एक खून चूसने वाले मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। जंगल में लाशों का ढेर लगा हुआ है। कई सैनिक भेजे गए थे उन्हें मारने के लिए, लेकिन अब वो सब मरे पड़े हैं और उनकी लाशें युद्ध के मैदान में बिखरी हुई हैं। बेटी एक बड़ा बॉक्स लेकर इतनी तेजी से भागती है जितनी तेजी से वो भाग सकती है, लेकिन एक मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। उसमें अब और शक्ति नहीं बची थी। वो एक छोटे से छेद में रेंगकर घुस जाता है और खुद को अंदर धकेलने की कोशिश करता है और अपने साथी एक्सियो से जल्दी आकर मॉन्स्टर को मारने के लिए चिल्लाता है। मॉन्स्टर उसे खा पाता उससे ठीक पहले जियो ऊपर से उड़कर आता है और उसे अपनी सोर्ड से तुरंत मार देता है। उसके बाद एक्सियो दादा को स्थिर रखने और खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दादा को बहुत दर्द हो रहा था। वह इधर उधर हिलता रहता है और एक्सियो से कहता है कि उसे अभी मार दे, ये कहते हुए कि उसे बाद में वैसे भी पुनर्जीवित कर दिया जाएगा। जियो मना कर देता है और कहता है कि वह दादा की लाश को वापस ले जाना नहीं चाहता। फिर वह दादा को होश में लाने के लिए उसे मारता है और कहता है कि पुनरुत्थान को इतनी हल्के में न लें। जियो बताता है कि पुनरुत्थान कोई आसान चमत्कार नहीं है। यह एक कठोर प्रक्रिया है जो उनकी आत्माओं को हेल से बाहर निकालती है और उन्हें उनके शरीरों में वापस डाल देती है। इससे गंभीर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिससे याददाश्त और व्यक्ति की पहचान को नुकसान पहुंचता है। जायो सोचने लगता है कि दादा यह भूल गए हैं, क्योंकि वो पहले भी कई बार मर चुके हैं। यह सुनकर दादा आखिर शांत हो जाता है। एक्स सायो फिर अपनी ब्लेड को गर्म करता है और थर्मोफ्यूजन का उपयोग करके दादा के घाव को ठीक करने के लिए उस पर दबाता है। दर्द असहनीय था और दादा जंगल में जोर से चिल्लाता है। एक बार जब खून बहना बंद हो जाता है तो वे दोनों एक छोटी सी आग के पास बैठ जाते हैं। सीओ दादा को बताता है कि फेरी नाम के मॉन्स्टर 5,000 से ज्यादा की संख्या में एक सेना में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। दादा चौंक जाता है और पूछता है कि वे दोनों इतने सारे मॉन्स्टर का सामना कैसे करेंगे। एक्स वायो उसे बताता है कि उन्हें उन सभी से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। जंगल जल्द ही मॉन्स्टर के ब्लाइट से तबाह हो जाएगा, इसलिए उनका काम होली नाइट्स का तब तक समर्थन करना है जब तक वे सुरक्षित रूप से पीछे न हट सकें। उसके बाद वे भी पीछे हट जाएंगे। एक्सियो जानता है कि दादा बहुत डरा हुआ है, इसलिए वह उसे भागने के बारे में सोचने से भी मना करता है। वह दादा को उनके गले पर बने निशानों की याद दिलाता है, जो उन्हें आदेशों का उल्लंघन करने या भागने की कोशिश करने पर स्थायी रूप से किल कर देंगे। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। उन्होंने बिना किसी विकल्प के इसे स्वीकार किया है। एक्स लो खड़ा होता है और कहता है कि उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन अचानक उसे पास में एक अजीब रहस्यमयी ताबूत दिखाई देता है। वह तुरंत समझ जाता है कि दादा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि दादा एक पुराना चोर है जो सिर्फ इसलिए चीजें चुराता है क्योंकि वो ऐसा कर सकता है। वे खुद को तैयार करते हैं और ताबूत को खोलते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि उन्हें किसी नोबल या उच्च पदस्थ नाइट का शरीर मिलेगा। इसके बजाय वे एक देवी को अंदर देखकर चौंक जाते हैं। दादा को कोई अंदाजा नहीं था कि देवी क्या होती है, तो एक्सियो बताता है कि देवियां जीवित हथियार थीं, जिन्हें हजारों साल पहले डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए बनाया गया था। बेटी को उनके बारे में कहानियां याद आती हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी सुंदर लड़की जैसी दिखेंगी। अचानक एक जोरदार हॉर्न जंगल में गूंजता है। वे किनारे पर एक पहाड़ी की ओर भागते हैं ताकि चारों ओर देख सकें। एक्सियो सोचता है कि यह एक टोही इकाई द्वारा अन्य सैनिकों को संकेत होना चाहिए, लेकिन दादा नीचे कई परियों से घिरे होली नाइट्स के एक समूह को देखता है। अधिकांश नाइट्स मारे जा रहे थे और केवल उनका नेता ही लड़ने के लिए पर्याप्त कुशल था। यह देखकर दादा एक्सियो से कहता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए और कहीं छिप जाना चाहिए। हालांकि जाइला देखता है कि सभी सैनिक अभी तक मरे नहीं हैं। उनमें से कुछ अभी भी जीवित हैं और लड़ रहे हैं। वह तय करता है कि सबसे अच्छा विकल्प यह है कि कम से कम आधे होली नाइट्स को भागने में मदद की जाए, क्योंकि अधिक लोगों को बचाने से मिशन की सफलता बहुत बढ़ जाएगी। वह अपना मन बना लेता है और घोषणा करता है कि वे उन्हें बचाएंगे इससे पहले कि सूरज ढल जाए। ठीक तभी उनकी योजना बदल जाती है। ताबूत के अंदर की देवी अचानक जाग जाती है और शांति से उनकी ओर चलने लगती है। वह एक्सियो का अभिवादन करती है, उसे अपना नाइट प्रभारी कहती है। वह कहती है कि वह उन्हें नीचे की फेरी को हराने में मदद करेगी और जब तक वे उसकी प्रशंसा करेंगे और उसके सिर को सहलाएंगे, तब तक उनकी जीत की गारंटी देगी। यह सुनकर जाइलो को एक बात का यकीन हो जाता है। प्रशंसा और ध्यान की वह अंतहीन इच्छा साबित करती है कि वह वास्तव में एक देवी है। देवी अपना परिचय ट्योरा के रूप में देती है, जो एक संरक्षक देवी है जिसका काम जरूरतमंद लोगों को चमत्कार लाना है। वह धीरे धीरे एक्सियो की ओर अपना हाथ बढ़ाती है और उसे बताती है कि उसे उस पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना वह चाहता है, क्योंकि उसकी रक्षा करना और उसका समर्थन करना उसके जीवन का उद्देश्य है। हालांकि एक्सियो यह सब सुनकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं दिखता है। इसके बजाय वह नाराज और काफी परेशान दिखता है।
वह पूरी स्थिति को पूरी तरह से बेतुका मानता है क्योंकि वह देवियों से नफरत करता है और किसी और पर निर्भर रहने के विचार से पूरी तरह नफरत करता है। जियो सीधे दादा से उस पर नजर रखने के लिए कहता है, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के पहाड़ी से कूद जाता है ताकि नीचे के नाइट्स को बचाया जा सके। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अकेले काम करना पसंद करता है और खुद को एक अकेले भेड़िए के रूप में देखता है जिसे किसी और से मदद की जरूरत नहीं होती। दादा, जिसकी प्राकृतिक रूप से बहुत तेज नजर है, अपनी दूरबीन निकालता है और उन्हें युद्ध के मैदान को ध्यान से स्कैन करने के लिए उपयोग करता है। फिर वह जाइलो को निर्देश देता है, उसे बताता है कि मॉन्स्टर कहाँ सबसे ज्यादा जमा हुए हैं और लड़ाई कहाँ सबसे तेज है। जैसे ही जायो पहाड़ी से नीचे सरकता है, अगली चीज जो वह देखता है वह है टोरा का अचानक हवा में उसके ठीक बगल में दिखाई देना। चिढ़कर वह उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। टोरा शांति से उसे याद दिलाती है कि वह उसका नाइट है, जिसकी वजह से उसका कर्तव्य है कि वह हर समय उसके बगल में रहे, चाहे कुछ भी हो, और यह सुनिश्चित करे कि वह जीत हासिल करे। यह सुनकर जायो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह किसी और पर निर्भर रहने के विचार से नफरत करता है। वह उससे कहता है कि उसे उसकी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जाइलो अपनी ब्लेड को गर्मी से सील करता है और उसे सीधे एक फेरी पर फेंक देता है। एक फेरी पर वॉर होते ही ब्लेड फट जाती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो क्षेत्र को हिला देता है। विस्फोट सफलतापूर्वक अन्य फेरी का ध्यान जायो की ओर खींच लेता है और होली नाइट से दूर कर देता है, जैसा कि उसने योजना बनाई थी। जाइलो फिर टियोरा से एक पेड़ खोजने और उसके पीछे छिपने के लिए कहता है, जबकि वह खुद मॉन्स्टर का ख्याल रखता है। एक्सायो सीधे लड़ाई में कूद पड़ता है। भले ही वह बुरी तरह से आउटनंबर्ड था, वह एक अविश्वसनीय प्रदर्शन करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला करने वाली हर एक फेरी को किल कर देता है। दादा आखिर में लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह स्पष्ट रूप से पहले डरा हुआ था, लेकिन वह अपना साहस जुटाने और एक फेरी को अकेले हराने में कामयाब हो जाता है, जिससे वह खुद भी हैरान हो जाता है। इस बीच टोरा लड़ाई की तेज गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करती है। वह जल्दी थक जाती है और भारी सांस लेने लगती है क्योंकि वह युद्ध के मैदान में घूमने की कोशिश करती है। जबकि जाइलो लड़ना जारी रखता है, उसे अचानक पैर में कट लग जाता है, जिससे वह बगल से होने वाले हमले के लिए खुला पड़ जाता है। वह मारे जाने से कुछ पल ही दूर था जब दादा ने अटैकिंग फेरी पर मैजिक फायर करके उसे बचा लिया। दादा को जल्दी से धन्यवाद देते हुए वह तुरंत अगले मॉन्स्टर झुंड की ओर भागता है बिना गति कम किए। रात होने तक सभी फेरी आखिर हार जाते हैं। नाइट्स लड़ाई के बाद आराम करने के लिए एक कैंप फायर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। युद्ध में पूरी तरह से थक कर चूर एक्सियो एक पास की चट्टान पर बैठ जाता है ताकि अपनी सांस ले सके। नाइट्स का नेता जॉर्डा उसकी ओर चलता है ताकि उसे उसकी मदद के लिए धन्यवाद दे सके। लेकिन एक्सियो के गले पर निशान को करीब से देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल जाती है। वह अपनी सोर्ड निकालता है, यह एहसास होने के बाद कि एक्सियो एक अपराधी हीरो है। एक अपराधी हीरो द्वारा बचाया जाना उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए नाइट्स स्पष्ट रूप से इससे नाखुश हैं। जॉर्डा एक्सियो का बचाव करने के लिए आगे आता है, लेकिन नाइट नेता तुरंत समझ जाता है कि वह एक देवी है। नाइट्स एक्सियो से सवाल पूछने लगते हैं कि उसने देवी पर कैसे हाथ डाला। जॉर्डा देखता है कि स्थिति अचानक बहुत तनावपूर्ण हो गई है और उसे बाहर निकलने पर पछतावा होने लगता है। एक लड़ाई शुरू होने ही वाली थी जब दादा सबको शांत करने की कोशिश करता है, इससे पहले कि कुछ भी हो सके। वे अचानक तब बाधित होते हैं जब उनका साथी वेनेटम बोलता है, उनके संचार सील के माध्यम से। वेनेटम घोषणा करता है कि स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है। वह बताता है कि होली नाइट की मुख्य सेना ने डीमन ब्लाइट की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। यह सुनकर जाइलो सदमे में कांप जाता है। वेनेटम फिर जोड़ता है कि जंगल में फिर से रिग्रुप हो रहे सैनिकों ने डीमन ब्लाइट को रोकने के लिए पहले ही एक युद्ध रेखा बना ली है। यह सब सुनकर जाइलो नाइट्स से सवाल करता है कि उन्हें ऐसे लापरवाह और खतरनाक आदेश किसने दिए। हालांकि जब वह उनके चेहरों पर अभिव्यक्तियों को देखता है तो वह जल्दी से समझ जाता है कि किसी ने भी उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया था। यह एक ऐसा निर्णय था जो उन्होंने खुद लिया था। उनका नेता खुले तौर पर स्वीकार करता है कि उनमें से सभी कमांडर कीविया के शासन और नेतृत्व में गहराई से विश्वास करते हैं। उस विश्वास के कारण वे अपने जीवन को उस चीज के लिए बलिदान करने को पूरी तरह तैयार हैं जिसे वे एक बड़े भलाई के रूप में देखते हैं। बेनाडिम उस क्षण बोलता है और बताता है कि होली नाइट्स को मरने देना एक पूर्ण आपदा होगी। वह एक्सियो से कहता है कि अगर आधे से ज्यादा होली नाइट्स मारे जाते हैं तो हीरो यूनिट का पूरा अभियान एक बड़ी विफलता मानी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो एक्सआईओ के लिए यह बेहद बुरा होगा। वह सिर्फ नहीं मरेगा, पुनर्जीवित होने के बाद भी उसे सजा के रूप में जला दिया जाएगा। यह सुनकर एक्सियो की अभिव्यक्ति गंभीर हो जाती है।
वह पूछता है कि होली नाइट्स दुश्मन को रोकने की योजना कहाँ बना रहे हैं। वेनाडिम तुरंत अपने मैप की जांच करता है और जवाब देता है कि होली नाइट्स वर्तमान में पीसाल रिवर के किनारे सबसे सुरक्षित क्रॉसिंग पॉइंट पर हैं। यह सुनकर एक्सियो होली नाइट्स की ओर मुड़ता है और उनसे कहता है कि अगर वे मुख्य सैनिकों के साथ रीग्रुप होने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। वह बताता है कि ऐसा करने से केवल बाधा आएगी और चीजें और खराब होंगी। हालांकि होली नाइट्स असहमत होते हैं। वे कहते हैं कि वे अपने कमांडर के लिए जीने और मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और पीछे हटने से इनकार करते हैं। तो एक्सियो उन्हें इसके बजाय दक्षिण की ओर जाने और पीछे हटने की सलाह देता है। वह उन्हें बताता है कि उसने पहले ही गोरिल्ला यूनिट को वापस भगा दिया है, इसलिए पीछे हटना सबसे अच्छा विकल्प है। नाइट्स का नेता अपने दांत पीसता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि एक्सियो सही है और उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। नेता फिर एक्सियो से पूछता है कि क्या वह वास्तव में ऐसा करने की योजना बना रहा है अपने पीछे हटने के लिए। जो बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है कि वह क्या करने का इरादा रखता है। वह दादा को बताता है कि उसे ऑपरेशन जारी रखना चाहिए और नाइट्स को उनके पीछे हटने के स्थान तक निर्देशित करना चाहिए ताकि वे खत्म होने से बच सकें। दादा इस योजना से जोरदार असहमति जताता है क्योंकि उसका मानना है कि जो नाइट्स को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। जो जवाब देता है कि कोई और विकल्प नहीं है। अगर नाइट्स मर जाते हैं तो वे भी मर जाएंगे। इस बीच नाइट्स परसाल नदी के पास अपनी लड़ाई शुरू करते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स आखिरकार उनसे भिड़ने लगते हैं। अपने सैन्य उपकरण और संरचनाओं का उपयोग करके वे मॉन्स्टर्स की पहली लहर को हराने में कामयाब रहे। हालांकि स्थिति तब और खतरनाक हो जाती है जब पता चलता है कि दुश्मन सेना में एक विशाल ट्रॉल भी शामिल है। जवाब में नाइट्स अपने बड़े बिजली के स्टाफ को सक्रिय करते हैं और उसे एक साथ उपयोग करके विशाल जीव को नीचे गिरा देते हैं। दूर से दूसरे लोग लड़ाई को देखते हैं। जो सेना का सावधानीपूर्वक अध्ययन करता है और महसूस करता है कि वह इन सैनिकों को बिल्कुल भी नहीं पहचानता है। वास्तव में उसने उनका सेना का प्रतीक पहले कभी नहीं देखा है इससे पहले। इसी वजह से दादा का मानना है कि उन्हें इस बिंदु पर शामिल नहीं होना चाहिए। हालांकि जैसे ही जो देखता रहता है वह नोटिस करता है कि सैनिक धीरे धीरे बढ़ती शक्ति और परियों की संख्या से अभिभूत हो रहे हैं। यह देखकर वह सुझाव देता है कि उन्हें कुछ समर्थन के लिए नीचे जाना चाहिए। लेकिन जब वह बोलने के लिए मुड़ता है तो उसे एहसास होता है कि दादा पहले ही जा चुका है। जो बचा है वह दादा द्वारा छोड़ा गया एक नोट है। नोट में ज्यो को आगे बढ़ने और अपना काम करने के लिए कहा गया है। जब दादा अपनी मर्जी से नाइट्स से कुछ भी कीमती चुराने के लिए चला जाता है तो यह देखकर कि दादा ने ऐसा स्टंट किया है, ज्यो अपने दांत पीसता है और खुद से कसम खाता है कि अगली बार जब वह उसे पकड़ेगा तो उसे मार डालेगा। उसका गुस्सा शांत होने का समय मुश्किल से ही मिलता है, इससे पहले कि कुछ और उसका ध्यान खींच लेता है। ज्यू को अचानक परियों का एक बड़ा झुंड चुपचाप हवा में घूमता हुआ दिखाई देता है, जो स्पष्ट रूप से कमांडर कीविया की सेना पर किनारे से हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए जो एक फ्लाइट सील सक्रिय करता है और उनके पास हवा में उड़ जाता है। वह ठीक समय पर झुंड तक पहुंच जाता है और तुरंत हमला करना शुरू कर देता है। अपनी मैजिक नाइव्स का उपयोग करते हुए वह जितनी परियों को मार सकता है मारता है, बिना किसी हिचकिचाहट के लगातार आगे बढ़ता रहता है। बैटल कई मिनटों तक खिंचती है, लेकिन जो धीमा नहीं होता है। अंत में वह पूरे झुंड को अकेले ही खत्म करने में कामयाब रहता है। बैटल के बाद कमांडर किविया अपनी घोड़े पर उसके पास आती है। वह उसे ध्यान से देखती है और पूछती है कि वह कौन है और वह बैटलफील्ड पर क्या कर रहा है। इससे पहले कि जियो जवाब दे पाता, त्योरा अचानक कहीं से प्रकट होती है और जोर से उसे पहले छोड़ देने के लिए डांटती है। कमांडर किविया तुरंत त्योरा को एक गॉड के रूप में पहचानती है, जिससे वह और भी उत्सुक हो जाती है कि एक गॉड इस अजीब आदमी का पीछा क्यों कर रही है। जो नाराज दिखता है और लापरवाही से त्योरा को आगे धकेलता है, यह बताते हुए कि उसने अभी तक उससे कोई समझौता नहीं किया है। वह यह भी कहता है कि अगर वे चाहें तो उसे ले सकते हैं। त्योरा हालांकि पहले ही ज्यू से जुड़ चुकी है और उसके शब्दों के बावजूद उसके करीब रहना चाहती है। फिर भी कमांडर किविया इसे उचित स्पष्टीकरण के रूप में स्वीकार नहीं करती है और मांग करती है कि जो बताए कि क्या चल रहा है। जो जवाब देने के बजाय मुड़ जाता है। वह उससे कहता है कि अभी लंबी व्याख्याओं का सही समय नहीं है। जैसे ही वह दूरी में घूरता है, वह स्पष्ट रूप से डीमन लॉर्ड को करीब और करीब आते हुए देखता है। खतरा स्पष्ट है। अचानक डीमंस की एक नई लहर दिखाई देती है और अपनी स्थिति की ओर बढ़ने लगती है। सैनिक घबरा जाते हैं जब वे दुश्मनों को करीब आते देखते हैं और अपने तोप खाने को बिना किसी आदेश का इंतजार किए फायर करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनके हमले विफल हो जाते हैं।
डीमन लॉर्ड एक शक्तिशाली फोर्स फील्ड बनाता है जो तोपखाने की आग को आसानी से विक्षेपित कर देता है। यह देखकर जो तुरंत समझ जाता है कि लंबी दूरी के हमले बेकार हैं और उन्हें करीबी कॉम्बैट पर निर्भर रहना होगा। वह तुरंत कमांडर किविया से पूछता है कि क्या उनके पास बैटरिंग रैम या कैटापुल्ट तैयार है। किविया अपना सिर हिलाती है और उसे बताती है कि वे हथियार अभी भी राजधानी में तैयार किए जा रहे हैं और अभी तक नहीं पहुंचे हैं। कमांडर किविया संक्षेप में और अधिक इकाइयों को अग्रिम पंक्तियों को मजबूत करने पर विचार करती है। हालांकि जो तुरंत उसे रोक देता है, वह उसे बताता है कि ऐसा कुछ करना एक मूर्खतापूर्ण विचार होगा क्योंकि इससे केवल और अधिक व्यर्थ मौतें होंगी। इससे सेक्रेट सील ले जाने वाले लोगों का बलिदान होगा और यहां तक कि जमीन को भी नुकसान होगा। डीमंस धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी स्थिति के करीब आते रहते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि सैनिक अब सामने वाली लाइन को बहुत लंबे समय तक नहीं रोक पाएंगे। ये स्पष्ट रूप से देखकर जो किविया को बताता है कि उसे अपने सैनिकों के लिए तुरंत पीछे हटने का आदेश देने की आवश्यकता है। गहरे में किविया समझती है कि जो की योजना सबसे उचित और तार्किक विकल्प है, फिर भी वह हठपूर्वक इसे स्वीकार करने से इनकार करती है। इसके बजाय वह पीछे हटने का आदेश रद्द कर देती है और अपने सैनिकों को सामने वाली लाइनों पर रखती है। वह अपने सैनिकों के जीवन को अपने सम्मान के खातिर बलिदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो बताता है कि यहां आने का मुख्य कारण सैनिकों का समर्थन करना था। यदि हर कोई मर जाता है तो इसे उनकी ओर से एक असफल मिशन माना जाएगा और उन्हें बाद में गंभीर पनिशमेंट मिलेगा। यह सुनकर किविया को एहसास होता है कि जो एक पैनल हीरो है, वह उसे कोल्डली बताती है कि वह लोगों के साथ क्या होता है इसकी परवाह नहीं करती है। उसकी नजरों में पैनल हीरोज अपराधी हैं जिन्हें ठीक से मरने की भी अनुमति नहीं है। इसके अलावा मुख्यालय ने पहले ही बता दिया था कि अंतिम निर्णय मौके पर कमांडर का है। इस वजह से किविया अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करती है। उसका आदेश है कि हर कोई अपने सम्मान के लिए अपने जीवन का बलिदान करे और इस बैटल को उनकी कब्र में बदल दे। जो सोचता है कि सम्मान का यह जुनून पूरी तरह से बकवास है, लेकिन किविया दृढ़ता से बताती है कि नाइट्स के लिए सम्मान ही सब कुछ है जो मायने रखता है। इससे पहले कि उनकी बहस और आगे बढ़ पाती, उनकी बातचीत एक हमले से बाधित हो जाती है जिसका निशाना सीधे किविया थी। वह अंतिम सेकंड में मुश्किल से बचती है। जब वह ऊपर देखती है तो उसे एक विशाल बग जैसा डीमन दिखाई देता है जो बैटल ग्राउंड की ओर अपने डीमन एग्स फायर करना शुरू कर देता है। जैसे ही अंडे जमीन पर गिरते हैं, वे तुरंत फूटते हैं और सैनिकों को जीवित खाना शुरू कर देते हैं। चीजों को और भी बदतर बनाने के लिए नियमित मॉन्स्टर्स चारों ओर से घिरते रहते हैं, जिससे स्थिति एक पूर्ण तबाही में बदल जाती है। किविया अपने सैनिकों को आदेश देती है कि वे चाहे कुछ भी हो जाए, सामने की लाइन पर टिके रहें। सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के पालन करते हैं, लेकिन यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट है कि वे पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। उसी समय एक विशाल बेयर ट्रॉल सीधे उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। जू अंतिम संभव क्षण में अंदर घुसता है और ट्रॉल की पीठ पर विस्फोटक फेंकता है, जिससे वह थोड़े समय के लिए रुक जाता है। फिर वह आगे कूदता है और अपनी नाइफ्स को मॉन्स्टर की पीठ में घुसाने की कोशिश करता है, उसे किल करने की कोशिश करता है। हालांकि इस बार ब्लेड्स टूट जाती हैं और ट्रॉल के शरीर के अंदर टूट जाती हैं। जो किविया और दूसरों की ओर पीछे कूदता है और जल्दी से उन्हें चेतावनी देता है कि सामान्य हमले ट्रॉल्स पर काम नहीं करते हैं। उन्हें हराने के लिए उन्हें कुछ बहुत अधिक शक्तिशाली की आवश्यकता होगी। इस बीच कुछ बग डीमंस बिजली तोपखाने से छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। तोपों में से एक पलट जाती है और जंगली रूप से फायर करती है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो पूरे क्षेत्र को हिला देता है। ब्लास्ट जो को थोड़े समय के लिए बेहोश कर देता है। जब वह उठता है तो वह खुद को जमीन पर पड़ा पाता है। पास में वह तोरिदा को बहुत दूर नहीं पड़ा देखता है। वह बेसब्री से उससे स्थिति से निपटने के लिए अपनी पावर का उपयोग करने की भीख मांगती है। वह उसे बताती है कि इस दर पर बैटलफील्ड पर हर कोई एक भयानक और दर्दनाक मौत मरने वाला है। जो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता है और कहता है कि उसने कसम खाई थी कि वह फिर कभी किसी गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा जो पिछली बार हुआ था उसके बाद। हालांकि जैसे ही वह सैनिकों के कुचले जाने और मॉन्स्टर्स द्वारा खाए जाने की दिल दहला देने वाली आवाजें सुनता है, उसका रिजॉल्व डगमगाने लगता है। तुवरा फिर से उससे विनती करती है, ये कहते हुए कि अगर यह जारी रहा तो और भी लोग मर जाएंगे। वह उसे बताती है कि अपनी पावर का उपयोग करना इस आपदा को रोकने का एकमात्र तरीका है। जो कई लंबे पलों तक इस पर विचार करता है। भले ही वह अपने हर हिस्से से इस विचार से नफरत करता है, लेकिन अंततः उसे एहसास होता है कि कोई और विकल्प नहीं बचा है। वह त्योरा के पास जाता है, अपने हाथ को खून निकालने के लिए काटता है और उसे ब्लड प्रदान करता है।
तोरा उसका ब्लड पीती है और उसी क्षण उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद ब्लड सूख जाता है और जो के हाथ पर घाव अपने आप भर जाता है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो तोरा बिना किसी सीमा के अपनी पूरी पावर को उजागर करने में सक्षम है। तलवार की गॉड के रूप में वह अपनी मैजिक उठाती है और अपनी अथॉरिटी का आह्वान करती है। तलवारें आसमान से भारी संख्या में बरसने लगती हैं। प्रत्येक ब्लेड पूर्ण सटीकता के साथ केवल मॉन्स्टर्स को मारती है। बैटलफील्ड पर हर एक सैनिक को पूरी तरह से बचाती है। किसी भी सहयोगी को नुकसान नहीं पहुंचता है। जो मॉन्स्टर्स इतने मुश्किल थे, जिन्होंने अनगिनत जानें ली थीं और सैनिकों को निराशा की कगार पर धकेल दिया था, वे सभी तोरा के एक ही स्ट्राइक में मिट जाते हैं। ये देखकर जियो को उसकी पावर की सच्ची भयावहता की कहीं अधिक स्पष्ट समझ हो जाती है। उसकी पावर का पैमाना उसकी कल्पना से कहीं अधिक है। तोरा परिणाम देखकर बेहद गर्व महसूस करती है। वह खुशी से ज्यो की ओर मुड़ती है और उसे सिर सहलाकर उसकी प्रशंसा करने के लिए कहती है। जायला हालांकि बिना रुके उसके पास से सीधे गुजर जाती है और उसे बताती है कि उनके पास अभी भी बहुत काम बचा है। सबसे पहले उन्हें बची हुई परियों से निपटना होगा। जो जमीन पर पड़ी एक सोर्ड उठाता है और उसे तुरंत उनमें से एक पर फेंकता है। उसे किल कर देता है। हालांकि और परियां करीब आती रहती हैं। जो फिर तोरा से उसे लगातार सोर्ड्स उपलब्ध कराने के लिए कहता है। जैसे ही एक के बाद एक सोर्ड्स दिखाई देती है, जो उनका उपयोग परियों की पूरी लहर को धीमा किए बिना जल्दी से मिटाने के लिए करता है। उन्हें खत्म करने के बाद जो पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि कमांडर किविया अभी भी जीवित है, वह तुरंत उसे आदेश देता है कि वह बिना चोट वाले सैनिकों को इकट्ठा करे और जो भी मॉन्स्टर्स बचे हैं उन्हें खत्म करे। किविया उसे डांटने वाली होती है। उन्हें आदेश देने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। हालांकि एक्सायो ने बीच में ही उसे रोक दिया और उससे कहा कि यह केवल सर्वाइवल के लिए जरूरी है। उसने आगे कहा कि वह यहां मरने नहीं वाला है। यह उसकी योजना नहीं है। एक्सियो फिर उसकी तरफ पीठ करके चला गया। उसने कहा कि एक बार सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वह कोई भी सजा या प्रशंसा स्वीकार करने को तैयार होगा। लेकिन अभी के लिए उनका मुख्य उद्देश्य स्पष्ट था। उन्हें डीमन लॉर्ड को हराना था। एक्सियो ने टियोरा को अपनी बाहों में उठाया और डीमन लॉर्ड पर हमला किया। रास्ते में उसे परियों की एक और लहर दिखाई दी। टूए तुरंत मदद की पेशकश करती है, लेकिन एक्सियो मना कर देता है। वह उससे कहता है कि इन कमजोर मॉन्स्टर्स पर अपनी एनर्जी बर्बाद करना असली लड़ाई के लिए जरूरी एनर्जी को खत्म कर देगा। यह तय होने के बाद जायो ने एक हाथ से टियोरा को पकड़ ढा और रिकॉर्ड समय में परियों की पूरी लहर को अकेले ही हरा दिया। थोड़ी देर बाद दोनों आखिरकार डीमन लॉर्ड के सामने आ गए। टोरा का मानना है कि यह लड़ाई को अपने कंट्रोल में लेने का सही समय है, क्योंकि डीमन लॉर्ड को हराना हमेशा से उसका सपना रहा है। अब भी नहीं। एक्सियो उससे कहता है कि यह अब भी उसका सपना रहा है। वह करीब आता है और एक चाकू उसकी एक टांग में मारकर डीमन लॉर्ड को उकसाता है। डीमन लॉर्ड दर्द से कराहता है। तभी एक्सियो टियोरा को सिग्नल देता है। वह उसे रास्ता साफ करने को कहता है। टियोरा अपनी पावर बढ़ाती है और आकाश से सोर्ड्स की बारिश करती है। परियों की लहर को पूरी तरह से कुचलकर वह डीमन लॉर्ड और उनके बीच खड़ा होता है। रास्ता साफ होने पर एक्सियो खुद ऊपर की ओर उछलता है और डीमन लॉर्ड का सामना करता है। वह टोरिडा को अपना अगला कमांड देने ही वाला था, लेकिन वह पहले से ही समझ गई थी कि वह क्या चाहता है। इंतजार किए बिना टियोरा दिव्य पावर से भरी एक बड़ी मिस्टिक सोर्ड को समन करती है। जाइलो उसे पकड़कर सीधे डीमन लॉर्ड पर फेंकता है। इस अटैक से एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है जो बैटलफील्ड को हिला देता है। एक्सियो वापस टियोरा की बाहों में जमीन पर गिर जाता है। देखकर लगता है कि डीमन लॉर्ड गिर रहा है, आखिरकार डिफीटेड। हालांकि यह उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं रहती। डीमन लॉर्ड अपनी बॉडी को फिर से बनाने लगता है और अचानक एक्सियो पर एक और अटैक शुरू कर देता है। अगले ही पल एक्सियो अपनी आंखें खोलते ही अपनी चेतना खो देता है। एक बार फिर वह टोरा को उसे जगाने की पूरी कोशिश करते हुए देखता है। वह उससे पूछती है कि उसे कितनी चोट लगी है, खासकर जब उसने उसे बचाने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया था। एक्सियो धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है और दादा को देखता है जो अपनी सामान्य शांत और कैजुअल एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर रहा था। पता चलता है कि दादा इस पूरे समय चीजें चुरा रहा था और अभी लौटा है। इस बार वह एक स्कोच्ड टेरेन सील वापस लाने में कामयाब रहा। पहली बार में जियो वास्तव में खुश है कि दादा ने कुछ चुराया, क्योंकि यह सील बिल्कुल वही है जो उन्हें डीमन लॉर्ड को एक बार और हमेशा के लिए हराने के लिए चाहिए। जाइलो तुरंत सील के मॉडल को पहचानता है। यह एक प्रकार का रिएक्टर है जिससे वह बहुत फैमिलियर है, इसलिए वह जानता है कि यह कैसे काम करता है और यह कितना खतरनाक हो सकता है। कोई समय बर्बाद किए बिना वह हवा में कूदता है और सील को सीधे डीमन लॉर्ड की बॉडी में फेंकता है। ठीक उसके बाद वह दादा और टोरिडा को पकड़ता है और समय रहते उस जगह से दूर कूद जाता है। कुछ देर बाद रिएक्टर एक्टिवेट हो जाता है
और डीमन लॉर्ड एक बड़े एक्सप्लोजन में फट जाता है जो उसकी बॉडी को पूरी तरह से फाड़ देता है। डीमन लॉर्ड के डिस्ट्रॉयड होने पर बची हुई परियां सभी दिशाओं में बिखरने लगती हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई लीडर नहीं होने के कारण वे घबराकर ऊपर से भाग जाती हैं। एक्सियो और ट्योरा देखते हैं कि नीचे के नाइट्स आखिरकार महसूस करते हैं कि बैटल खत्म हो गई है, नाइटमेयर खत्म हो गई है। जाइलो ने पहले भी कई बार डीमन लॉर्ड्स को डिफीटेड किया है, लेकिन इस तरह से उन्हें कभी इतनी अजीब और अनएक्सपेक्टेड तरीके से हराते हुए नहीं देखा था। फिर भी वह सच से इनकार नहीं कर सकता। उनकी जीत केवल इसलिए संभव हुई क्योंकि डादा ने एक चोर की तरह काम किया, जैसा कि वह हमेशा करता है। एक्सियो तय करता है कि बाद में वह डाडा को एक बियर देगा, शुक्रिया अदा करने के लिए। इस बीच टोरा अभी भी एनर्जी से भरी हुई है और एक्सियो से प्रशंसा चाहती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वह उससे लगातार पूछता रहता है और ध्यान देने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद जायो आखिरकार मान जाता है और उसके सिर को रगड़ने ही वाला होता है। तभी उसके हाथ में दर्दनाक यादें वापस आ जाती हैं। उसे अचानक वह पुरानी गॉडेस याद आती है जिसके साथ उसका एक बार कॉन्ट्रैक्ट था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कमांडर किविया अचानक उसके पीछे दिखाई देती है। वह उससे कहती है कि वह गंभीर मुसीबत में है। वह उस पर ट्रांजिट में एक गॉडेस को चुराने का आरोप लगाती है, स्कोर्च्ड टेरेन को लेते हुए, सील बिना परमिशन के और डीमन लॉर्ड को वश में करने के लिए। एक्सियो उससे बिल्कुल भी बहस नहीं करता। वह बस उसे स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वह किसी भी सजा के लिए तैयार है। गोडा तुरंत आगे आता है और उसे बचाना शुरू कर देता है। वह कहती है कि अगर यह सब हुआ है तो उनकी मुलाकात होनी ही थी। वह दृढ़ता से मानती है कि एक्सियो ही एकमात्र नाइट है जो उसकी पावर को पूरी तरह से स्वीकार करने में सक्षम है और भविष्य में डीमन लॉर्ड्स को हराना जारी रख सकता है। यह सुनकर किविया चौंक जाती है। वह फिर टोरा को एक्सियो के बारे में सच बताने का फैसला करती है। वह बताती है कि वह एक पीनल हीरो के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसने एक गंभीर क्राइम किया था। वह गॉडेस को किल कर रहा था जिसके साथ उसका एक बार कॉन्ट्रैक्ट था। दृश्य फिर अतीत में चला जाता है जब एक्सियो गॉडेस सेनवा अपनी पूर्व गॉडेस की हत्या के आरोप में कोर्ट में खड़ा था। एक्सियो ये समझाने की पूरी कोशिश करता है कि असल में क्या हुआ था। वह उन्हें बताता है कि सेनवा प्रशंसा और वैलिडेशन के प्रति जुनूनी थी। वह खुद डीमन लॉर्ड को हराना चाहती थी और पूरी सेना द्वारा सेलिब्रेटेड होना चाहती थी। उस इच्छा के कारण उसने खुद को अपनी सीमाओं से कहीं आगे बढ़ा दिया था। वह आखिरकार डिफेंसलेस हो गई और अपनी पावर खोने लगी। यह देखकर जाइलो कहता है कि उसने उसकी जान बचाने के लिए उसकी जान लेने का फैसला किया। वह आगे बताता है कि एक गॉडेस के पावर खोने के बाद क्या होता है, यह कोई छोटी बात नहीं है। समय के साथ वह डीमन ब्लाइट से भ्रष्ट हो जाएगी और एक माइंडलेस मॉन्स्टर में बदल जाएगी। वह उन्हें चेतावनी देता है कि यह भ्रष्टाचार एक डीमन लॉर्ड के जन्म का कारण बन सकता है जो एक गॉडेस की पावर का उपयोग करता है। एक्सियो जोर देकर कहता है कि सेनवा इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझती थी। वह पहले से ही भ्रष्टाचार को महसूस करने लगी थी, इसलिए उसने उसे मारने की अनुमति दी थी। वह जो कुछ भी कहता है, जज उसकी कहानी पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। जज इस बात से कन्विंस है कि एक्सियो एक खतरनाक मर्डरर से ज्यादा कुछ नहीं है। वह इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देता है कि एक गॉडेस पावर खोने के बाद भ्रष्ट हो सकती है, यह दावा करते हुए कि ऐसे कोई भी मामले कभी रिपोर्ट नहीं हुए हैं। एक्सियो बहस करना जारी रखता है, कोर्ट को यह कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है कि एक भ्रष्ट गॉडेस सबसे खतरनाक खतरों में से एक होगी जिसकी कल्पना की जा सकती है। वह इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देता है कि एक गॉडेस पावर खोने के बाद भ्रष्ट हो सकती है, यह दावा करते हुए कि ऐसे कोई भी मामले कभी रिपोर्ट नहीं हुए हैं। एक्सायो बहस करना जारी रखता है, कोर्ट को यह कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है कि एक भ्रष्ट गॉडेस सबसे खतरनाक खतरों में से एक होगी जिसकी कल्पना की जा सकती है। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, गार्ड्स अचानक उसे रोक देते हैं। वे उसे जमीन पर गिरा देते हैं और बिना रहम के उसे पीटना शुरू कर देते हैं। उसी पल एक्सवायो आखिरकार समझ जाता है कि अपनी मासूमियत साबित करना नामुमकिन है। ये ट्रायल कभी भी फेयर होने वाला नहीं था। ये शुरुआत से ही एक सेटअप था। जज फिर अंतिम फैसला सुनाता है। एक्सवायो को एक पीनल हीरो घोषित किया जाता है। उसी समय एक्सआईओ एक साइलेंट वाव लेता है। वह कसम खाता है कि एक दिन वह उन लोगों को ढूंढ निकालेगा जिन्होंने उसे और उसके होली नाइट्स को सेटअप किया था, और जब वह ऐसा करेगा तो वह उनमें से हर एक को किल कर देगा। यह एपिसोड 1 था। अगले पार्ट और अगले वीडियो को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें और देखें।